Okay, so in previous classes we have covered carbohydrate molecules as well as basic concept of proteins regarding amino acids and their classifications and their physical as well as chemical property, and also we have discussed about the optical activities and optical property of amino acids. So we have completed our lecture, previous lecture at the concept of the amino acids as well as proteins. So today we are going to discuss about the protein in more detail, and we will find that how many kind of protein structures are there, and what different kinds of chemical bonds involved in the protein structures to organize in their functional states, as well as what is the significance and importance of proteins will be in biological system will discuss here. सो कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में आप लोगों को पढ़ने के बाद ये चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएं कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, और प्रोटीन कितने लेवल के स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, कौन कौन से केमिकल बॉन्ड्स होते हैं जहाँ से कि जो जो बॉन्ड्स उसमें इन्वॉल्व होता है, क्या उसका सिग्निफिकेंस होगा, ये सब कुछ हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्लैशबैक पे अगर हम लोग करें यहाँ पे, तो कल की क्लास में आपको अमाइनो एसिड के क्लासिफिकेशंस पढ़ाया था, और जहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि उनके फंक्शनल ग्रुप मींस आर ग्रुप के बेसिस पे अमाइनो एसिड्स को कई कैटेगरी में किया गया था, क्लासीफाई किया गया था, जहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि बेसिकली वो आर ग्रुप जो कि आपका नॉन पोलर हो सकता है, पोलर हो सकता है, चार्ज हो सकते हैं और अनचार्ज हो सकते हैं। इनके बेसिस पे सारा क्लासिफिकेशन आपको अमाइनो एसिड का कराया गया। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे देखेंगे एब्जॉर्प्शंस ऑफ यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। कल की क्लास में आपको बताया गया था कि 3 ऐसा अमाइनो एसिड्स हैं जिनका आर जो ग्रुप होता है वो कैसा है, दैट इज एरोमेटिक होता है। तो क्या आप में से कोई नेम बता सकता है उन 3 अमाइनो एसिड्स का? कल की क्लास में आप लोगों को बताया था। हम्म, वेरी गुड। सो इट्स अ ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फेनाइलएलानाइन। ओके, ये 3 इनको आप याद रखिएगा, बिकॉज़ ये कई बार एग्ज़ाम में आपसे सवाल पूछा जाता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स हैज़ एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़, और व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स हैज़ एरोमेटिक रिंग इन देयर साइड चेन। तो इस तरीके के सवाल आपसे बनते हैं, तो आप इनको मार्क लगा लीजिएगा। ये 3 ही सिर्फ आउट ऑफ 20 डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स फाउंड इन आवर बॉडी, देयर आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स हैविंग एरोमेटिक रिंग नोन एज़ ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फेनाइलएलानाइन। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं। सवाल यहाँ पर आता है कि इन अमाइनो एसिड्स में ऐसा क्या है जो कि बाकी में नहीं है, जिसकी वजह से ये यूवी और विजिबल लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। आपके पास स्ट्रक्चर होगा, आपने कल की पीडीएफ में देखा होगा। मैं आपको यहाँ पे एक रे डायग्राम बना करके दिखा रहा हूँ कि ये एरोमेटिक आपकी रिंग होगी, और इन पे कुछ ऐसे ग्रुप लगे हुए होंगे जिनके बेसिस पे आप बोलते हैं कि ये क्या करते हैं, यूवी विजिबल लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो पहला सवाल तो यहाँ पे ये आता है कि बाकी जो रिमेनिंग 17 अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके पास ऐसा क्या नहीं है, और इनके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्प्शंस का कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा बहुत आपको मालूम हो तो आप लोगों को पढ़ाया था कि किसी भी मटेरियल पे जब भी कोई लाइट का रेडिएशंस का पार्ट जब स्ट्राइक करता है, सो उस मटेरियल का जो कंपोनेंट होगा, जो भी किसी एटम से मिलकर के बना हुआ होगा, सारे एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी लेवल क्या होती है, अलग अलग होती है, राइट। जैसे सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे दो कोई एलिमेंट है, एक ए है और एक कोई बी है। इन दोनों एलिमेंट का अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एक कार्बन है तो ये 6 हो जाएगा, ये नाइट्रोजन है तो क्या होगा, 7 हो जाएगा। इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग होने की वजह से इनका जो एटम्स में अरेंजमेंट होगा वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट होने के अलावा इनकी एनर्जी लेवल भी क्या होगी, डिफरेंस होगी। जब कभी भी किसी भी मटेरियल पे लाइट का कोई भी रेडिएशन का पार्ट स्ट्राइक करता है, सो उस एटम के इलेक्ट्रॉन का जो ये ऑर्बिट में से मूव करते रहते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल इस रेडिएशंस के पार्ट के उस एनर्जी लेवल से जो मैच करती है, वही वाला एनर्जी क्या होता है, यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। सो एब्जॉर्प्शंस किसी भी मटेरियल में तभी होगा जब उस मटेरियल का जो एटॉमिक पार्टिकल है, उस एटॉमिक पार्टिकल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी स्ट्राइक करने वाली लाइट की एनर्जी से क्या करती है, मीट कर जाती है, मीन्स फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है। वो फ्रेगमेंट या वो फ्रैक्शन ऑफ लाइट विल बी एब्जॉर्ब बाई द मटेरियल। तो उस मटेरियल द्वारा लाइट क्या होगा, आपका एब्जॉर्ब होगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे बात आपको किया जा रहा है कि एरोमेटिक जो रिंग है या एरोमेटिक जो अमाइनो एसिड्स हैं, वो यूवी लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। सो कॉन्सेप्चुअली क्या होना चाहिए, कुछ तो यहाँ पे ऐसा है जो कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में जो यूवी और विजिबल लाइट की रेंज को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कभी 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 आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपका वो लाइट के रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो आपने पढ़ा है अपने लोअर क्लासेस में, आपको बताया जा चुका है कि एरोमेटिक रिंग वो होते हैं जहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड का क्या होता है, अल्टरनेट कॉन्जुगेशन होता है। आप कॉन्जुगेट सिस्टम के नाम से इनको जानते हैं।
जहाँ कहीं पे डबल बॉन्ड दिखाई देगा वहाँ पे क्या होगा, आपका एक पाई होगा और एक क्या होगा, सिग्मा होगा। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखाई देंगे वो सब के सब क्या होंगे, आपके सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो उनका नेचर कैसा होता है, मोबाइल नेचर का होता है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी आपके रेडिएशन से आने वाले यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रम में के रेंज की जो एनर्जी होती है उससे क्या करती है, मीट करती है। सो इस रेडिएशन का जब यहाँ पे स्ट्राइक होता है तो इस एरोमेटिक रिंग में ये जो पाई आपके बॉन्ड है और इस पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होने वाला जो पाई आपका इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसकी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। दैट इज़ वाई आप बोल सकते हैं कि एरोमेटिक रिंग जो होती है वो यूवी और विजिबल लाइट को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ये एबिलिटी या ये स्ट्रक्चर और बाकी किसी में नहीं पाया जाता। दैट इज़ वाई बाकी रिमेनिंग जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो यूवी और विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। आपके पास आंसर क्या मिला, वाई एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कैन एब्जॉर्ब यूवी एंड विजिबल लाइट। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज आप बोल सकते हैं कि देयर इज अ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई बॉन्ड इन द एरोमेटिक रिंग एंड पाई बॉन्ड कंटेन पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई इलेक्ट्रॉन हैज टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब यूवी एंड विजिबल लाइट। सो दैट इज वाई ये क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। लाइट का अगर इनका एब्जॉर्प्शन होता है तो ये बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। If anyone have any doubt regarding this concept why aromatic amino acids will absorb UV and visible light, so please आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। ओके, वेल डन। तो सब लोगों को समझ में आ गया। ओके, तो अगर आपसे फर्दर कभी पूछा जाएगा कि 20 अमीनो एसिड्स में से सिर्फ आपके 3 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि एरोमेटिक लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, यूवी लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और ऐसा क्यों है, तो आप बता पाएंगे? वेरी गुड। ओके, सो सवाल मेरा अगला ये है कि ये जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम के लाइट को, यूवी विजिबल क्या है? एक्चुअली आपका जो स्पेक्ट्रम होता है जिसको क्या आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोलते हैं, उन स्पेक्ट्रम का एक फ्रैक्शन है, एक पार्ट है, राइट? जैसे कि आपने पढ़ा होगा एक्स रेज, गामा रेज और यूवी रेज, आई आर रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, राइट? इस तरीके से ये क्या है, पूरा स्पेक्ट्रम होता है। अगर आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा हुआ होगा तो उसमें आपको बताया जाता है कि कई सारे ऐसे अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग वेवलेंथ के जो लाइट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, ऐसे अरेंज किया जाता है। अगर लेमडा की बात करेंगे तो लेमडा के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और न्यू की बात करेंगे तो न्यू के डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मीन्स ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जितने भी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले लाइट के पार्ट होते हैं उन सभी को वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने की प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और उनके उनको उनकी जो वो जो अरेंजमेंट होती है उसको आप क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रा बोलते हैं। यूवी और विजिबल बेसिकली क्या है, आपका स्पेक्ट्रा है, जहाँ पे आपको रेंज जानने को मिलता है कि अच्छा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रेंज का अगर लाइट होगा तो वो यूवी के रेंज में आएगा, और अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का होगा तो विजिबल के रेंज में आएगा। जैसे 400 से लेकर के अगर आपका 700 नैनोमीटर के रेंज में अगर लाइट का कोई वेवलेंथ होता है तो वो लाइट की रेंज क्या बोली जाती है, विजिबल। विजिबल इसलिए क्योंकि ये रेंज की लाइट हमारी आंख उसको देख पाती है। बाकी जो रेडिएशंस होते हैं वो हमारी आंख देख नहीं पाती है, दैट इज़ वाई उसको हम इनविजिबल के नाम से जानते हैं, अदर नाम देते हैं। जैसे बोला जाता है कि हाँ, कुत्ते या बिल्ली के पास ये एबिलिटी होती है कि वो मतलब ऐसे प्रेती जो आत्माएँ होती हैं उनको देख पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी से जो एनर्जी इमिट आउट हो रही होती है लाइट, वो हमारे विजिबल रेंज में नहीं होता है, वो किस रेंज में होता है, यूवी रेडिएशंस में। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप अगर किसी भी टीवी का या ऐसे मोबाइल टीवी का जो रिमोट कंट्रोल होता है, आप रिमोट कंट्रोल का बटन दबाते हो टीवी पे काम कर जाता है। तो वहाँ रिमोट कंट्रोल से और इस टीवी पे जो रिसेप्टर लगा होता है यहाँ पे रेडिएशन जाता है। ये रेडिएशन हमारी आंख नहीं देख पाती, लेकिन अगर आप उसे कैमरे में से क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जैसे आप बटन दबाते हैं रिमोट का, वहाँ से आपको लाइट निकल कर जाती है और टीवी के रिसीविंग हैंड पे क्या पड़ता है वहाँ पे, तब जाकर के वो क्या करता है, काम करता है। तो हमारी बॉडी जिस रेंज ऑफ लाइट को देख पाती है उसको नाम क्या दिया गया, दैट इज द विजिबल रेंज। और विजिबल रेंज क्या है, 400 टू 700 नैनोमीटर। मीन्स लाइट जो आपकी आ रही है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वाली, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर की रेंज का लाइट अगर होगा तो उसको हमारी आँख क्या करेगी, देख पाएगी। बाकी कोई भी रेंज की लाइट या इससे आगे का और इससे पीछे का, मतलब लेस देन 400 हमारी बॉडी नहीं देख पाएगी, मीन्स हमारा आँख नहीं देख पाएगा। मोर देन 700 भी हमारी आँख उसको देख नहीं सकती है। ओके, सो यूवी और विजिबल बेसिकली ये क्या है, स्पेक्ट्रम के पार्ट हैं।
यूवी का रेंज आपको मालूम है कि 100 से लेकर के 380 या 400 के आसपास होता है, और विजिबल का रेंज 400 से लेकर के 7 नैनोमीटर के रेंज में होता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के रेंज के लाइट को ये आपका जो एरोमेटिक रिंग में पाए जाने वाले आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स इस रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सवाल मेरा ये था कि इस लाइट की एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी को लेकर के हमारे लिए ये बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। अगर कोई भी प्रोटीन एरोमेटिक अमीनो एसिड को कंटेन करता है तो वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यूवी लाइट को अगर एब्जॉर्ब करेगा तो वो हमारे लिए, मतलब हम लिविंग बीइंग्स के लिए बेनिफिशियल अप्रोच है या फिर हार्मफुल है? थोड़ा दिमाग लगाइए और दिमाग लगा के आप बताइए। मान लीजिए सपोज कि आपका ये पेप्टाइड है, और इस पेप्टाइड में आपके पास ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फेनिलएलनिन ये तीनों प्रेजेंट हैं। और आप मान लीजिए कि हमारी बॉडी को ये कोई प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल कि ये हमारा स्किन प्रोटीन है। हमारे स्किन पे कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? जी, वेरी गुड। जिनका रंग बहुत गोरा होता है उनकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होती है। तो कृपया गोरे रंग वाले अपने आप पे गुमान ना करें, आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है। और जिनके रंग में हल्का कालापन होता है उनमें ये उनकी बॉडी में ये प्रोटीन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ओके। सो मेलानिन प्रोटीन, सपोज कीजिए आपकी बॉडी का एक प्रोटीन है और आप लाइट से एक्सपोज डेली बेसिस पे हो रहे हैं, और उस मेलानिन प्रोटीन में मानिए कि आपका ये ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फेनिलएलनिन तीनों के तीनों अमीनो एसिड्स हैं। सो अगर आपकी बॉडी लाइट से एक्सपोज करती है तो क्या ये मेलानिन प्रोटीन पे यूवी लाइट के एब्जॉर्ब करने से बेनिफिशियल इम्पैक्ट पड़ेगा या हार्मफुल, मतलब कि हार्मफुल पड़ेगा? मतलब हमारा सवाल यही है कि ये जो यूवी और विजिबल लाइट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये आपकी बॉडी के लिए पर्टिकुलरली हार्मफुल होगा या बेनिफिशियल होगा? बेनिफिशियल, वेरी गुड। हाउ? आप सब लोग फ्री हैं अपने अपने ओपिनियंस को देने के लिए, कोई बाउंडेड नहीं है। आप अगर बताना चाहते हैं कि ये हार्मफुल है तो आपके पास आंसर होना चाहिए, अगर आप बताना चाहते हैं कि ये यूजफुल है तो भी आपके पास आंसर होना चाहिए। चलिए, 12 लोग जुड़े हैं और सब लोगों से मैं आंसर चाहूँगा कि अपना 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 ओपिनियन रखें यहाँ पे। बेनिफिशियल, दृश्य एंड अमित बोथ हैव consensus that it's beneficial for our body, but why and how? ओके। सो बेसिकली दृश्या के आंसर से ये समझ में आता है, ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि यूवी लाइट हमारे लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज अगर यूवी लाइट का एब्जॉर्प्शन अगर होता है तो वो प्रोटेक्शन का काम करता है, राइट? यही बताना चाह यही। अच्छा, कंट्राडिक्शन है मतलब आप लोगों के आंसर में। ओके। अमित ने भी बताया कि ये बेनिफिशियल है और दृश्या ने भी बताया बेनिफिशियल है। सतीश का कहना है कि ये हार्मफुल है। No, no, not a particular. No, 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 no. Ranu, just I want to clear here. Not particularly in the case of melanin, in the all protein. Yes, yes. ओके। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था कि नेटवर्क का थोड़ा इशू है और कभी भी ये जा सकता है और चला ही गया। क्योंकि नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है, नेटवर्क ठीक से नहीं है। No, no, no. My question is not regarding melanin. My question was okay. My question is regarding
tryptophan, tyrosine, and phenylalanine. These three amino acids are responsible for the absorption of UV radiations. So my question is that either absorptions of UV radiation is useful or harmful for our body. Yeah, yeah, sure. Very good. So, okay, okay, very good. Yeah, yeah. ओके, सो दोनों लोगों के आंसर्स को बाकी लोगों को मैं कंक्लूड करके बता देता हूँ। इन्होंने आंसर दिया है कि बेसिकली यूवी लाइट जो होगी वो हार्मफुल होगी, बिकॉज़ जैसे ही यूवी लाइट स्ट्राइक होगा यहाँ पे, तो ये जो एरोमेटिक रिंग पे पाए जाने वाले आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर के यहाँ से निकल जाएँगे, और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये जाकर क्या करेंगे, आयनाइजेशंस कॉज़ करते हैं, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स डेवलप हो जाती हैं। ये आंसर था आई थिंक हिना का या जो भी कोई। और इसके बाद एक लोगों ने और भी पॉइंट दिया है कि यूवी लाइट विटामिन डी के सिंथेसिस में भी क्या करता है, हेल्प करता है। सो अभी भी बात बनी हुई है कि ये हार्मफुल है या यूज़फुल है। सो सवाल मेरा यहाँ पे ये था कि जब प्रोटीन्स में आपका कोई भी प्रोटीन होगा, यहाँ पे ट्रिप्टोफैन टायरोसिन अगर होगा ही, और इस प्रॉपर्टी को फोकस कराया जाता है, राइट? आप इस प्रॉपर्टी को लेकर के बहुत एम्फेसाइज करते हैं कि कौन कौन से ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो कि लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर हमारे लिए ये चीज़ हार्मफुल है, या हम्म, वेरी गुड। चलिए, इन्होंने एक इन्फॉर्मेशंस को और भी ऐड किया, ये बहुत अच्छा नॉलेज था इनका, और ये डेप्थ में भी है। नॉर्मली जो आपके यूवी रेंज, लाइट की रेंज मानी जाती है 100 से लेकर के 380 के आसपास में, उनको कैटेगराइज किया गया है अल्फा, बीटा एंड गामा। इनमें से सारी रेडिएशंस हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती हैं, राइट? कुछ कुछ रेडिएशंस हमारे लिए क्या होती हैं, बेनिफिशियल भी होती हैं। ओके, तो अच्छा लगा आप लोगों के डिस्कशन को। अब आंसर को समराइज़ करेंगे यहाँ पे हम लोग कि क्या एग्ज़ैक्टली में है इसका। यहाँ पे प्रोटीन में इस प्रॉपर्टी को लेकर के सिग्निफिकेंटली यूज़ किया जाता है फॉर द आइडेंटिफिकेशंस पर्पज़ के लिए। आपको प्रोटीन का जब पेप्टाइड्स का आप आइडेंटिफिकेशंस करते हैं, तो इनके लिए कुछ ऐसे टेस्ट किए जाते हैं जिनके बेसिस पे आप बता पाते हैं कि हाँ, यहाँ पे ये प्रोटीन का अमाउंट है या ये वाला मॉलिक्यूल प्रेज़ेंट है आपका। तो यूवी और विजिबल रेंज में जो लाइट ये एब्ज़ॉर्ब करती हैं, ये आपके प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन में क्या है, यूज किया जाता है। और इसके हेल्प से आप उसको बता पाते हैं कि हाँ, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में ये वाला आपका एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है या नहीं है। कैसे करते हैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन से वो आपके पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि नंबर नॉर्मली अमाइनो एसिड्स आर द कलरलेस। इनमें कोई कलर नहीं होता है जब तक कि इन पे कोई रिएजेंट ना डाला जाए और किसी से फर्दर रिएक्शंस ना करें। सो नॉर्मली इनका इटसेल्फ जो कलर होगा वो कैसा होगा, दैट इज द कलरलेस होगा। सो ऑल द अमीनो एसिड्स आर कलरलेस, देयर इज नो एनी कलर, सो डू नॉट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। कोई भी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वहाँ पे कोई कलर नहीं होता है। आपको मालूम है कि कोई भी मटेरियल तभी आपके लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है विजुअल वाले को, जब उसके पास क्या हो, कोई कलर हो। तो यहाँ पे चूंकि कलरलेस होते हैं, दैट इज वाई ये विजुअल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और फेनिलैलेनिन एब्जॉर्ब यूवी लाइट एट 280 एंड 257 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि बेसिकली ये तीन आपके अमाइनो एसिड्स हैं जिनका कि ये फ्रीक्वेंसी आपको लेमडा की वैल्यू आपको दे रखा है 280 257। इन पे ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और ये लेमडा की वैल्यू ही आपकी क्या है, पूछी जाती है कभी कभी कि अमाइनो एसिड के क्वांटिफिकेशंस करने के लिए या उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से लेमडा की वैल्यू पे एब्जॉर्प्शन पीक आती है और किस पे हाईएस्ट आएगी। और अगर ये पीक देख करके आपको बताना हो कि ये कौन से अमाइनो एसिड का है, तो यहाँ सभी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ये पीक आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। ब्लैक जो कलर है वो ब्लैक कलर आपको दिखाता है फेनिलैलनिन को, और रेड वाला जो कलर है दिखाता है ट्रिप्टोफैन को, ब्लू वाला जो कलर है दिखाता है किसको, टायरोसिन को। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि बेसिकली ये वाली जो लाइन है, दैट मीन्स फेनिलैलनिन का, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, दैट इज़ द 257 के पास में। हाईएस्ट जो एब्जॉर्प्शन पीक है फेनिलैलनिन का, वो कहाँ पे है, 257 पे,
राइट। जबकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे 280 पे, तो यहाँ पर आपको हाईएस्ट पीक दिखाई देता है किसका, दैट इज द टायरोसिन का। और लगभग लगभग हाईएस्ट पीक दिखाई देता है किसका, ट्रिप्टोफैन का। तो ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन का जो मैक्सिमम पीक है वो कहाँ पे है, 280 वाले पे के पास में है, ये वाले वेवलेंथ पे। और इस वाले का क्या है, यहाँ पे है। तो ये पीक आपको दे करके यहाँ पे ऐसे दिया जाएगा। और ये जो नाम मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ पे ऐसे ए बी सी कर दिया जाता है। लेमडा की वैल्यू आपको दी हुई होती है और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीक्स रिप्रेजेंट ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन और फिनाइल एनालिन। सो कीप इन माइंड, फिनाइल एनालिन का जो एब्जॉर्प्शंस होगा वो 257 पे होगा, मीन्स लोअर वैल्यू होगी। ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन का जो एब्जॉर्प्शंस होगा वो आपका कहाँ पे होगा, हायर वैल्यू पे होगा, दैट मीन्स 280 नैनोमीटर पे होगा। तो ऐसे ग्राफ दे करके आपसे नंबरिंग करा दिया जाता है ए बी सी या एक्स वाई जेड। और आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पीक जो है वो कौन से अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया जा रहा है पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। इससे पहले कि ये जो पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था उस पॉइंट को समराइज कर लेते हैं। यूवी और विजिबल लाइट का एरोमेटिक अमाइनो एसिड के द्वारा एब्जॉर्ब करना प्रोटीन के क्वांटिफिकेशंस में और प्यूरिन के मेजरमेंट में, प्रोटीन के मेजरमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करके आप प्रोटीन को क्वांटिफाई कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। तो इनके केसेस में नॉर्मली वैसे आपकी यूवी जो लाइट होती है वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, सम फ्रैक्शन ऑफ यूवी लाइट, नॉट ऑल। लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रोटीन की बात करते हैं तो ये प्रोटीन के केसेस में इनको मेजरमेंट करने के पर्पज से क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। सो बेसिकली ये यहाँ पे एज अ इंडिकेटर का काम करते हैं, बेनिफिशियल अप्रोच होता है इनका एब्जॉर्प्शन वाली प्रॉपर्टी का, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में। प्रीवियस क्लासेस में आपको बता चुका हूँ कि जब भी कोई दो, हाँ जी, हम्म, बाकी अमीनो एसिड में, बाकी अमीनो एसिड्स में एरोमेटिक रिंग नहीं है। तो उनके पास अगर एरोमेटिक रिंग नहीं है तो उनके पास कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर नहीं होगा तो लाइट का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। सवाल देखिए यहाँ पे कैसे बनता है पता है आपको। सवाल यहाँ पे बनता है कि अगर कोई भी आपको स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया कि कोई भी अमीनो एसिड्स का कलर नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं। एग्जाम में आपसे ट्रिकी सवाल कैसे पूछेगा कि ऑल्दो वी नो दैट अमीनो एसिड्स आर कलर इन नेचर, and after that there are certain proteins and certain amino acids which have ability to absorb light, explain why। आपको फंसा के पूछेगा कि हमको मालूम है कि प्रोटीन जो होते हैं, मतलब अमीनो एसिड जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, उनका कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ प्रोटीन्स या कुछ प्रोटीन से पाए जाने वाले अमीनो एसिड लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसा क्यों, आप अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए। तो आप वहाँ पे आंसर देते हैं कि जो लाइट का फ्रैक्शन एब्जॉर्ब होता है वो आपका यूवी और विजुअल रेंज का लाइट होता है, और वो जस्ट बिकॉज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का। तो पाई इलेक्ट्रॉन जिन जिन अमीनो एसिड्स में प्रेजेंट होगा वो वाले अमीनो एसिड्स लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करने वाले कितने अमीनो एसिड हैं, तीन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइलएलानिन। इन तीन के अलावा और कोई भी आपका लाइट को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाएगा। ओके, तो यहाँ से आपसे रीजनिंग टाइप के सवाल बनते हैं प्रूफ करने के लिए, बताने के लिए कि ऐसा क्यों, तो आपको वहाँ पे बताना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड की तरफ। आपको बताया जा चुका है कि जब भी कोई पेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है प्रोटीन्स बनने वाली, जब भी इस पेप्टाइड को बनाने के लिए दो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो इन दोनों अमीनो एसिड के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको आप क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। सो पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आपको बता चुका हूँ अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, जहाँ पर आपने देखा था कि आपका जो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक आपका क्या होता है, अमाइन ग्रुप होता है, राइट। तो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन और दूसरे वाले अमीनो एसिड के नाइट्रोजन, अमाइन ग्रुप का नाइट्रोजन, इन दोनों के बीच में क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड बनता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, जिसको कि आप पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड नॉर्मली आपका प्रोटीन में पाया जाने वाला बॉन्ड है जो कि दो अमीनो एसिड के बीच में बनता है। क्या क्या इनकी प्रॉपर्टी होंगी यहाँ पर हम लोग इसको देख लेते हैं। नंबर पहला है, पेप्टाइड बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन द अमीनो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑफ वन अमीनो एसिड्स एंड कार्बोक्सिलिक कार्बन ऑफ अनदर अमीनो एसिड। सो एक अमीनो एसिड्स के अमाइन के नाइट्रोजन दूसरे अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक के कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं।
इट इज़ अ डिहाइड्रेशन काइंड ऑफ अ कंडेंसेशन रिएक्शन। आपको बताया था मैंने यहाँ पे, अगर आपको ध्यान हो वो फिगर, कि अगर सपोज आपका ये एक अमीनो एसिड है इस तरीके से, और दूसरा आपका ये अमीनो एसिड है इस तरीके से, NH3, NH2 CnC OH, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का आप कैसे लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH। और इस NH2 का आप कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये बॉन्ड। सो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH और अमाइन ग्रुप का H मिलकर क्या बनाता है, वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या निकल जाएगा यहाँ पे, वाटर। तो यहाँ पे बॉन्ड कैसा बन जाएगा, ये वाला कार्बन का और ये वाला नाइट्रोजन का। तो बॉन्ड कैसे बनेगा, इस तरीके से, कार्बन और नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। इसी बॉन्ड को आप क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। सो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, और उस ऐसे केमिकल रिएक्शन जहाँ पे रिएक्शंस के दौरान वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो, उसको आप डिहाइड्रेशन के नाम से जानते हैं। और जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल प्लस होगा, उसको क्या बोलते हैं, हाँ जी, किसी केमिकल रिएक्शंस में अगर वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा हो तो क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है। इस बॉन्ड से एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है। आप लोगों ने देखा है कि बेसिकली जो ऐसे कच्चा एग होता है, अंडा, उसके अंदर में ये व्हाइट क्रिस्टल के पास में क्या होता है, पूरा लिक्विड भरा हुआ होता है। और आपको मालूम है कि उस एग का जो व्हाइट वाला पार्ट है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, मतलब वही जो जिससे कि आपका मार्बल बना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की मेम्ब्रेन आपकी बनी हुई होती है, और अंदर में आपका यॉक होता है पीला वाला, और बाकी पूरे क्या होते हैं, ऐसे लिक्विड होते हैं। क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि इसको बॉयल करने के बाद ये इसका पूरा का पूरा पानी कहाँ चला जाता है, और ये पूरा सॉलिड कैसे हो जाता है। जब भी आप एग को ऐसे बॉयल करते हैं तो एग पूरा जो आपका लिक्विड होता है पूरा सॉलिड हो जाता है, राइट, पूरा का पूरा पानी गायब हो जाता है। पानी गायब होने में पूरी तरीके से, तो इनसे ऐसा लगे जैसे पनीर जैसा बन जाता है। ऐसा क्यों, जबकि ये कैल्शियम कार्बोनेट पत्थर है, इससे पानी, इस आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पानी यहाँ से इवापोरेट कभी हो नहीं सकता, यहाँ से पानी इवापोरेट नहीं होता है। वेरी गुड, दोनों लोगों ने ही बहुत सही अच्छा आंसर दिया। आई थिंक अमित और प्रियंका बोल रहे हैं। बाकी लोग भी बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। मेरा जो सवाल है वो सबको समझ में आया। नॉर्मली अगर आपने ऐसे रॉ एग लिया हुआ है, कच्चा अगर आपने अंडा लिया हुआ है और आप उसको अगर बॉयल कर देते हैं, तो बॉयल करने के बाद पूरा का पूरा अंदर का जो कंटेंट होता है पूरा सॉलिड हो जाता है, राइट। तो सवाल मेरा ये है कि उसका पानी पूरा गया कहाँ, तो उसके ऊपर की जो लेयर लगी होती है वाइट वाली, वो पूरी तरीके से पत्थर होती है, उससे पानी इवापोरेट आपका होगा नहीं। हम्म। प्रोटीन डी नेचर होता है, ये तो क्लियर है। आप किसी भी चीज़ को जब बॉयल करते हैं तो उसका प्रोटीन पूरा डी नेचर्ड हो जाता है। चलिए, अमित ने और प्रियंका दोनों लोगों ने ही आंसर सही किया कि जब ये, आपने यहाँ पे देखा है कि जब ये अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ रहे हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, यहाँ पे निकल रहा है, राइट। तो जब ये डी नेचर का मतलब क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता है। तो जब ये अमीनो एसिड्स ऐसे अलग अलग होंगे ना, तो अलग अलग होने के टाइम पे इनका वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, लग जाता है। तो मतलब ये जो माइनस हुआ था ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। सो सारे के सारे जब प्रोटीन्स के अमीनो एसिड्स डिफरेंशिएट होते हैं, मतलब अलग होते हैं, तो सराउंडिंग मीडिया में जितना भी वाटर मॉलिक्यूल होता है सब क्या करते हैं, उसको कंज्यूम कर लेते हैं अपने अपने आप को पूरा करने के लिए। सो दैट इज़ वाई जब आप अंडे को बॉयल करते हैं गर्म पानी में डाल करके, तो पूरे हीट से प्रोटीन पूरा क्या होता है, आपका डीनेचर्ड हो जाता है। और जब डीनेचर्ड होता है तो पूरा का पूरा लिक्विड जो उनका रहता है वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, पूरा सॉलिड बन जाता है। और पानी कहीं इवापोरेट नहीं होता, कहीं बाहर नहीं जाता, उसी पूरी प्रोटीन में ही क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन का क्या हुआ, वहाँ पे डीनेचुरेशन हुआ है। और जब प्रोटीन का डीनेचुरेशन होगा तो बेसिकली जो आपके अमीनो एसिड्स अभी जुड़े हुए थे वो क्या होंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। और जब अमीनो एसिड आपका ब्रेक डाउन होगा तो जो ये वाटर मॉलिक्यूल निकला था जुड़ने के टाइम पे, तो जब ये हटेंगे टूटेंगे तो क्या होगा, लग जाएगा, तो पूरा खर्च हो जाता है। दैट इज़ वाई अंडा पूरा आपका क्या होता है, सॉलिड हो जाता है।
ओके, तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड के टूटने का ही और पेप्टाइड बॉन्ड के जुड़ने का। पेप्टाइड बॉन्ड जब बनेगा तो पानी वहाँ पे निकलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड जब टूटेगा तो वहाँ पे पानी क्या होगा, लगेगा। तो जब आप अंडे को बॉयल करते हैं तो वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। दैट इज़ वाई वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पे कंज्यूम हो जाते हैं। सो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में आपको बताया गया है कि इट इज़ अ डिहाइड्रेशन काइंड ऑफ अ कंडेंसेशन रिएक्शन। वाई कंडेंसेशन? बिकॉज यहाँ पे दो अमाइनो एसिड्स क्या हो रहे हैं, आपस में जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो कंडेंस हो रहे हैं, दैट इज बाई कंडेंसेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, निकल रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इट इज़ अ इंटरगोनिक प्रोसेस। वेरी गुड। इंटरगोनिक और एक्सरगोनिक, यहाँ पे दो प्रोसेस होते हैं, थर्मोडायनामिक्स के टर्म है। किसी भी कोई बताना चाहेगा ये क्या है? वेरी गुड। हाँ, रिवर्स सारी सारे रिएक्शन जो होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं, कुछ रिएक्शंस इरिवर्सिबल टाइप के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आटे में पानी मिला करके अगर आपने आटा को गूँथ दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है कि उस गूँथे हुए आटे को आप डिहाइड्रेट करेंगे तो पूरा का पूरा आटा बन जाएगा। इट्स अ काइंड ऑफ अ इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक बार अगर आपका मिल्क से कर्ड बन गया, दूध से दही बन गया, तो पॉसिबल नहीं है कि फिर दही से फिर आप उसको दूध बना पाएँ। पॉसिबल है? उसको ऐसे आप बोल सकते हैं कि जहाँ कहीं पे भी आपका पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं। ओके, और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन का एग्जांपल आप कई जगह पे देख सकते हैं। लाइक ये जैसे जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है, वहाँ पे आप क्या, आपकी बॉडी का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कोशिश कीजिए देखने का, अगर कोई बैक्टीरियल पॉपुलेशन है, बैक्टीरियल पॉपुलेशन जहाँ कहीं पे भी डेवलप करती है, ग्रोथ करती है, इसका मतलब उनकी बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा होता है। आप देखेंगे कि जहाँ कहीं पे भी उनकी कॉलोनी होती है ना, वहाँ पे उस कॉलोनी के पास में उनका मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर साइड के। ओके, सो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप अंडे को फिर से नॉर्मल ले जाएँगे तो वो फिर से लिक्विड हो जाएगा, क्योंकि वो आपका इरिवर्सिबल काइंड ऑफ रिएक्शंस में आता है। जैसे हमारा ग्रोथ क्या है, इरिवर्सिबल है। हम लाख कोशिश करके भी अपने चाइल्डहुड में नहीं जा सकते हैं। अगर हमने हमारा जो ग्रोथ है कैसा है, वन डायरेक्शनल है। ऐसे रिएक्शंस को आप इरिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जिनको कि बोल सकते हैं कि जिनका परिवर्तन नहीं हो सकता है, मतलब रिवर्स फेज में नहीं आ सकते हैं। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस आपके बॉडी में और आपके नेचर में पाए जाते हैं, जिनका नेचर कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है, वो रिवर्स नहीं हो सकते हैं। ओके, इंटरकोनिक आते हैं यहाँ पे एनर्जी के कंजप्शन और एनर्जी के इवोल्यूशंस के बेसिस पे थर्मोडायनामिक्स में दो प्रोसेस दिया गया, दैट इज द इंटरगोनिक और एक्सरगोनिक। इंटरगोनिक का मतलब हुआ किसी भी केमिकल रिएक्शंस में या किसी भी प्रोसेस में अगर एटीपी या एनर्जी, एटीपी या एनर्जी अगर आपकी क्या हो रही है, खर्च हो रही होगी, तो उसको बेसिकली आप क्या बोलेंगे, दैट इज द इंटरगोनिक बोलेंगे। और अगर आपका एटीपी या एनर्जी क्या हो रहा होगा, निकल रहा होगा, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे, एक्सरगोनिक बोलेंगे। सो जब कभी भी पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे आपका क्या होता है, बनता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए एटीपी क्या होती है, खर्च होती है। ये बात आप लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी पढ़ करके आए हैं, पढ़ाया जा चुका है ट्रांसलेशंस की प्रोसेस में, कि एक एटीपी, एक पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए नंबर ऑफ एटीपीज मॉलिक्यूल्स विल बी कंज्यूम, हाउ मेनी? हाँ जी, ट्रांसलेशन में आपको पढ़ाया गया कि एक पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए नंबर ऑफ एटीपीज क्या होती हैं, कंज्यूम होती हैं, कितना? वेरी गुड। 4 ATP molecules will be required to form a single peptide bond between two amino acids। 4 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है एक पेप्टाइड बॉन्ड को, जो कि दो अमीनो एसिड के बीच में क्या होता है, बनता है। सो एटीपी क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, दैट इज वाई इसको क्या बोलेंगे, इंटरगोनिक इन नेचर। जब कभी भी पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो वहाँ पे एनर्जी क्या होती है, एमिट आउट होती है, राइट। जैसे मेटाबॉलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि जो सारे आपके बॉन्ड्स होते हैं फूड में, जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो उससे आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। आप खाना जब खाते हैं तो खाना खाने से क्या होता है, आपकी बॉडी में जा कर के उनका जो बॉन्ड्स होता है वो ब्रेक डाउन होता है,
और उनके बॉन्ड के ब्रेकडाउन होने से एनर्जी क्या होती है, एमिट आउट होती है, और वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ट्रांसफर होकर के एटीपी बनाती है, और हमें लगता है कि हमने खाना खाया तो हमारे बॉडी में एनर्जी आ जाती है। ओके, सो इनका नेचर कैसा होगा, दैट इज द इंटरगोनिक इन नेचर। इट हैज़ अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सवाल पूछा जाता है कि पेप्टाइड बॉन्ड आपको देख करके कैसा लगेगा, सिंगल बॉन्ड जैसा। कैसा लगेगा, सिंगल बॉन्ड जैसा। आपने देखा भी है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बनता है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन होगा, इसके बाद आपका इस वाला कार्बन होगा, इसके बाद यहाँ पे कार्बन होगा, इसके बाद यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका आर ग्रुप, यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप। तो ये देख करके आपको क्या लगता है, दैट इज अ सिंगल बॉन्ड। लिखा है यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, मतलब फुल्ली आपको डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा, लेकिन इट हैज सम परसेंटेज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो सवाल पूछा जाता है कि वाई पेप्टाइड बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इफ एनी वन ऑफ यू कैन एंड वॉन्ट टू एक्सप्लेन द आंसर, सो प्लीज। क्या क्या हो जाते हैं? चलिए, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा? सवाल मेरा ये है कि पेप्टाइड बॉन्ड के पास डबल बॉन्ड का पार्शियल कैरेक्टर क्यों है? देखने में आपको ये सिंगल बॉन्ड लगता है, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है 40%। मतलब ये जो बॉन्ड है इसमें 40% कैसा कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड का। आप इसको ऐसे दिखाते हैं डॉटेड लाइन से, लाइक दैट। और ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ही उस पेप्टाइड बॉन्ड को प्लानर स्ट्रक्चर देने में क्या करता है, हेल्प करता है। प्लानर का मतलब ये हुआ कि ये अपनी एक्सिस से 180 एंगल पे पूरा रोटेट नहीं कर पाता, जिसको लेकर के रामाचंद्रन ने क्या किया था, एक प्लॉट दिया था जिसको आप रामाचंद्रन प्लॉट के नाम से जानते हैं, जिन्होंने यही बताया था रोटेशन एंगल को लेकर के कि पेप्टाइड बॉन्ड चूंकि प्लानर रिजिड और ऐसे प्लेन प्लेन टाइप का होता है, तो उसका रोटेशन 180 एंगल पे पूरी तरीके से नहीं हो सकता है। मतलब ये यहाँ से लेकर के ऐसे रोटेट करके ऐसे नहीं आ सकता है, चूंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या करता है ये, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड, मतलब रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है, जिसकी वजह से रोटेशन नहीं हो पाता। तो कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड कितना एंगल तक रोटेट कर सकता है, उसी रोटेशंस को बताने के लिए रामाचंद्रन ने एक प्लॉट दिया था, जिसको कि आप रामाचंद्रन प्लॉट के नाम से जानते हैं। वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन द नेक्स्ट स्लाइड, बट अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं पहले कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसका फ़ायदा होगा और क्यों ये हो रहा है। तो जैसा कि अमित ने भी यहाँ पे बताया है कि ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, जिसको रिप्रेजेंट आप ऐसे डॉटेड फॉर्म में करते हैं। तो ऑक्सीजन कंटेन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करेगा डबल बॉन्ड पे, तो ये डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होता है शिफ्ट कहाँ पे आता है, यहाँ पे। इसको आप बोलते हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस वाले बॉन्ड पे यहाँ पे शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन से पाई पाई बॉन्ड वाला। इतना आप याद रखिए कि जहाँ कहीं पे भी रेजोनेंस का स्ट्रक्चर बनेगा, वहाँ पे इन्वॉल्व होने वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होगा कौन सा होगा, दैट इज अ पाई बॉन्ड। पाई इलेक्ट्रॉन्स ही सिर्फ आपके डी लोकलाइज हो सकते हैं, कभी भी सिग्मा बॉन्ड आपका डी लोकलाइज नहीं होता है। ओके, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अटैक होने की वजह से आपका ये बॉन्ड डीलोकलाइज होता है शॉर्ट टाइम के लिए। यहाँ पे क्या बनाएगा आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो आप बोल सकते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड के पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि उस पेप्टाइड में इन्वॉल्व होने वाले कार्बन के पास जो लगा हुआ आपका ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से इसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है। So due to the presence of lone pair of electron on the oxygen of a carboxyl carbon, peptide bond show partial double bond character। कार्बोक्सिलिक कार्बन के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से पेप्टाइड बॉन्ड आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या करता है, शो करता है। और इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, रिजिड और प्लानर होगा, मतलब ऐसे प्लेन टाइप के होंगे, और ये पूरी तरीके से 180 एंगल पे रोटेट करने में क्या होगा, असमर्थ होगा, मीन्स रोटेट नहीं कर पाता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड का जो प्रॉपर्टीज़ है उसको आपने यहाँ पे देख लिया, और आपने जाना यहाँ पर आपको ये भी दिया जा रहा है कि शॉर्टर देन यूजुअल सी एन बॉन्ड। नॉर्मली अगर कोई सी और कार्बन के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होगा, उसके कंपेयर में अगर ये देखा जाएगा तो इस बॉन्ड की लेंथ क्या आती है, शॉर्टर आती है, छोटी आती है। तो ये शॉर्टर आपको ये भी बताता है कि इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड क्या है, करेक्टर है।
तो पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा कहीं पे भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बनने वाली जो बॉन्ड होगी, उस बॉन्ड की लेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड में बनने वाले कार्बन नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड के लेंथ के बीच में। तो इन दोनों में ये क्या है, आपका शॉर्टर होता है, और शॉर्टर अगर होगा तो बेसिकली क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो नॉर्मल अगर आपका कोई सी एन बॉन्ड होगा तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, और लेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। जबकि कार्बन और नाइट्रोजन जो कि पेप्टाइड बॉन्ड में है तो उनका स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, और लेंथ क्या होगी, शॉर्टर होगी। सो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड। कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा ये प्रीवियस क्लासेस में आपको बता चुका हूँ। अगर किसी को कुछ डाउट है तो बताए, मैं फिर से डायग्राम बना करके आपको बता करके समझा सकता हूँ, और अगर नहीं है तो फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। तो जल्दी से देख लीजिए इस पूरे स्लाइड में, अगर कहीं पे भी किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ओके, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है जिसको कि आपने पेप्टाइड बॉन्ड बोला हुआ है। अच्छा, पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि पेप्टाइड बॉन्ड कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि ये क्या है। नॉर्मली आपको यहाँ पे बताया गया कि एक जो आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके पास दो ग्रुप होता है। अच्छा, ओके, वेरी गुड। तो फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि कार्बन कार्बन और नाइट्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आपका यहाँ पे जो ये ऐसे ये वाला स्ट्रक्चर है, मैं सिर्फ उसकी दिखा रहा हूँ। ये आपके एलिमेंट वो हैं जो कि पेप्टाइड बॉन्ड में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसके इधर की तरफ क्या है, आपका कार्बन है, इसके इधर की तरफ भी क्या है, आपका कार्बन है। इस कार्बन से आपका फिर से अनदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे आपका क्या होगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या होगा, आपका आर। यहाँ की तरफ आपका फिर से क्या होगा, दैट इज द NH2 ग्रुप होगा, और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, H होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, आपका R होगा। ये वाला जो पूरा आपका स्ट्रक्चर है इसको आप बोलते हैं दैट इज द प्लेनर स्ट्रक्चर, और यही आपका क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का, राइट। ये जो आपका बॉन्ड बन रहा है यही है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। बताया गया कि पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली आपको देखकर कैसा लग रहा है कि सिंगल बॉन्ड है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक कार्बन, कार्बोक्सिलिक वाले कार्बन के ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, और अगर आप इसकी वैलेंसी निकालेंगे कितना आएगा, आउटर मोस्ट निकालेंगे 6 आती है, वैलेंसी अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो कि बॉन्ड बनाएगा। बाकी आपका रिमेनिंग जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है वो लोन पेयर के फॉर्म में बनता है, दैट इज द 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बचते हैं, यही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड पे ऐसे अटैक करता है। ये पाई बॉन्ड क्या करता है, मूव करके इस वाले बॉन्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है फॉर अ शॉर्ट टाइम, नॉट अ परमानेंट। तो ये शॉर्ट टाइम के लिए जो पाई बॉन्ड आपका यहाँ पर आएगा उसी को आप बोलते हैं ऐसे डॉटेड फॉर्म से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो दैट इज वाई आप बोलते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड जो कि सिम्स लाइक अ सिंगल बॉन्ड बट एक्चुअली इट इज नॉट अ सिंगल बॉन्ड, इट इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हैविंग 40% डबल बॉन्ड कैरेक्टर। एंड यूजुअली जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड होता है उनके कंपेरिजन में इन बॉन्ड की लेंथ क्या होती है, शॉर्टर होती है। सो अगर मान लीजिए कि कोई कंपाउंड दूसरा है जहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड बना हुआ है, उनकी लेंथ ज़्यादा होगी इस वाले कार्बन और नाइट्रोजन के बीच के बनने वाले बॉन्ड से। सो अगर लेंथ इनका क्या होगा, आपका शॉर्टर होगा, तो डेफिनेटली इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो पेप्टाइड बॉन्ड का लेंथ छोटा होगा और स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द नॉर्मल कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड की। ये वाला पॉइंट आपको यही स्टेटमेंट बता रहा है। अभी क्लियर है? ओके। क्या चीज़? No, no, no. 4 ATP, 4 ATP molecules. I have discussed already in the translation process. Molecular biology में आप लोगों को डिस्कस किया गया कि नंबर ऑफ ATPs will be required for the formation of a ATP bond. So आप लोगों ने देखा है कि 4 ATPs molecules की requirement होती है for a single peptide bond formation. Okay. So that is why it's a intergonic process because there is a need and there is a utilization of ATP molecules in the formation of a peptide bond. Okay, so this statement can be justified by this statement because there is a need of ATP molecules for the formation of peptide bond. That is why it is intergonic in nature. Okay,
चलिए आगे मूव करें। चलिए गुड। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि रोटेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कि ये जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है, अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो ये पूरी तरीके से 180 एंगल पे क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता था। लेकिन चूंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है तो दैट इज़ वाई इसका रोटेशन क्या होता है, लिमिटेड हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और इसी रेस्ट्रिक्शंस को बताने के लिए रामाचंद्रन ने क्या किया था, प्लॉट दिया था, जिसको आप रामाचंद्रन प्लॉट के नाम से जानते हैं। सो ये भी स्टेटमेंट आपके CSIR के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा जाता है कि पेप्टाइड बॉन्ड की कौन सी प्रॉपर्टी गलत है या कौन सा स्टेटमेंट पेप्टाइड बॉन्ड को लेकर के गलत है। तो जो यहाँ पे सारे पॉइंट आपको बताए गए हैं, आप उनको अच्छे से याद रखिए और उनको समझ लीजिए कि क्या इनका कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे आपको पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखाया जा रहा है। एक अमाइनो एसिड आपका ये है, दूसरा अमाइनो एसिड आपका ये है। इस अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इसके बाद दूसरे वाले अमाइनो एसिड का ये अमाइन ग्रुप का हाइड्रोजन। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा, जिसका कि मैंने आपको बताया गया, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रोलिसिस या डिहाइड्रेशन। और यहाँ पे आपका जो बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड आपका क्या कहलाएगा, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। इस डिहाइड्रेशन वाले रिएक्शंस के बेसिस पे आपने एक्सप्लेन किया कि क्यों अंडे को अगर आप बॉयल करते हैं तो पूरा का पूरा वो पानी उसका सूख जाता है, जबकि पानी वहाँ पे इवापोरेट नहीं होता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनी हुई होती है, ये पूरा पत्थर होता है, यहाँ से पानी इवापोरेट हो नहीं पाता। फिर भी अब जब एक को आप बॉयल करते हैं तो पूरा का पूरा क्या होता है, सॉलिड सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। पानी गया कहाँ पे, यही वाले रिएक्शन से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, लेकिन जब ये पेप्टाइड बॉन्ड टूटेगा ना तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, कंज्यूम हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पेप्टाइड बॉन्ड एंड देयर प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे अगले कॉन्सेप्ट पे, दैट इज द रामाचंद्र प्लॉट को लेकर के। सो ईमानदारी से बताइए। हाँ, अच्छा ओके। मैंने आपको ये बताया कि पेप्टाइड बॉन्ड के ब्रेकडाउन होने से, सवाल मेरा ये था कि जो आपका एग एग होता है, मीन्स रॉ एग, कच्चा अंडा, जिसका कि ऊपर का जो वाइट वाला पार्ट होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का। और ये कैल्शियम कार्बोनेट पूरा स्टोन है, मीन्स पत्थर होता है। और यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, यॉक सैक होता है, जो कि हल्का हल्का येलो कलर का होता है, बाकी पूरा ऐसे लिक्विड भरा हुआ होता है। जब आप इसको ऐसे बॉयल करते हैं तो पूरा ये लिक्विड जो होता है ड्राई हो जाता है। सवाल मेरा ये था कि पानी गया कहाँ पे। पानी इस वाले कैल्शियम कार्बोनेट के लेयर से इवापोरेट तो होता नहीं है, यहाँ से इवापोरेट नहीं हो पाएगा, तो पूरा पानी गया कहाँ पे। तो आपने उसके आंसर में ये जाना कि जब आपका पेप्टाइड टूटता है, मतलब कि जब आप हीट देते हैं तो इसके अंदर की जो प्रोटीन होती है वो पूरा क्या होता है, डीनेचर हो जाता है। जब डीनेचर होगा तो जो दो अमाइनो एसिड के बीच में बने हुए बॉन्ड होते हैं, ये सारे बॉन्ड क्या होते हैं, आज से ब्रेक हो जाते हैं। और जब आपका, आपने ध्यान दिया था कि जब दो अमाइनो एसिड आपस में क्या हो रहे थे, जुड़ रहे थे, तो वहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड जब बन रहा था तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा था, निकल रहा था। आपने देखा। तो जब आपका ये पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, प्लस हो जाएगा, मीन्स ऐड हो जाएगा, लगेगा। तो जितने भी आपके पेप्टाइड्स में अमाइनो एसिड्स होते हैं, जब वो ब्रेक डाउन होते हैं तो उनको वाटर मॉलिक्यूल चाहिए होता है। तो वो वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से आता है, यही से। यहाँ पे इनका जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम हो जाते हैं यहाँ पे। दैट इज़ वाई वो एग आपका पूरा का पूरा क्या होता है, सॉलिड हो जाता है। तो वो पानी कहीं इवापोरेट नहीं होता, पानी उसी में रह जाता है, लेकिन प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है। दैट इज़ वाई लिक्विड पूरा कंज्यूम हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो जब कभी भी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और जब कभी भी पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है अनामिका, अभी समझ आ गया आपको। आगे की तरफ मूव करें हम लोग। ओके, सो अब तक बेसिकली आप लोगों ने देखा कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, यूवी और विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। और अब हम लोग मूव करेंगे रामाचंद्र प्लॉट के बारे में। सो ऑनेस्टली बताइए कि कितने लोगों के माइंड में रामाचंद्र प्लॉट को लेकर के फोबिया है, कितने लोगों को मास्टर्स क्लासेस में ये रामाचंद्र प्लॉट समझ में नहीं आ पाया, या अब तक उनके दिमाग में उलझन बनी हुई है कि एग्जैक्टली ये क्या बताता है, बताइए। CSIR का, for 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 any terms of CSIR examinations, Ramachandra plot is one of the
फेवरेट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द लाइफ साइंस एग्जाम। और इसकी समझ बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को नहीं हो पाती है। नाम तो सुने रहते हैं कि रामचंद्र प्लॉट क्या है, बट उनका एग्जैक्टली जो एप्लीकेशन है वो समझ नहीं आ पाता है। सो दैट इज़ वाई मैंने ये आप लोगों से सवाल पूछा कि करेंटली अभी आप लोगों की क्या समझ है रामचंद्र प्लॉट को लेकर के। आइडिया है कुछ? हाँ जी। अमित, मैंने ये आपको तो पिछली बार मैंने पढ़ाया था, तो आपके अलावा मैं बाकी लोगों से जानना चाह रहा हूँ आंसर। काफ़ी लोग जुड़े हैं यहाँ पे। अ, ओके, एलिसा हैं, अमित हैं, अनामिका हैं, दास हैं, दृश्या, हिना, केस, ज्योति, प्रियंका, रानू, सतीश। छोड़ दिया जाए क्या इसको? जब 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 अभी तक नहीं समझ में आया तो फिर अब समझ के क्या करना है? अगर अभी तक काम चल गया तो फिर अभी तक काम अगर चल गया तो ओके। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग रामाचंद्र प्लॉट को पढ़ने की कोशिश करेंगे, और होपफुली कि आज के बाद आप लोगों को ये शिकायत ना रहे कि आपने रामाचंद्र प्लॉट को समझा नहीं और आपने रामाचंद्र प्लॉट को पढ़ा नहीं। और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को सारी चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रामाचंद्र प्लॉट है क्या चीज़, आप इसको समझिए। यहाँ पर आपको बताया गया कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बनने वाला पेप्टाइड बॉन्ड है, इस बॉन्ड के पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के होने की वजह से इस बॉन्ड का रोटेशन पूरी तरीके से 180 एंगल पे क्या है, नहीं हो सकता, फ्री नहीं है, ये रेस्ट्रिक्टेड है। सो रामाचंद्रन ने यही कोशिश करके बताने की कोशिश की, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किसी भी प्रोटीन में पाए जाने वाले पेप्टाइड बॉन्ड के एक्सेस पे ये जो आपके एलिमेंट हैं, लाइक एज ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका कार्बन है, यहाँ पे आपका कार्बन है। उन्होंने यही बताने की कोशिश की अपने इस प्लॉट से के हेल्प से कि कितने एंगल पे इस पेप्टाइड बॉन्ड का रोटेशन मैक्सिमम पॉसिबल है। और उस रोटेशन को उन्होंने क्या किया, कुछ एक्सिस में और कुछ बॉन्ड पे क्या किया, उन्होंने डिवाइड कर दिया, जिसको कि जीरो से लेकर के +180 तक, जीरो से लेकर के -180 के बीच में रेंज में रखा जाता है। उन्होंने अपने प्लॉट में चार आपके स्क्वायर एरिया दिए थे और इन चारों स्क्वायर एरिया का अपना अपना सिग्निफिकेंस उन्होंने बताया था। ऐसे अगर आपने देखा होगा तो आपको आइडिया होगा कि रामाचंद्र प्लॉट में ऐसे चार स्क्वायर्स होते हैं और इन चारों स्क्वायर्स का अपना अपना क्या सिग्निफिकेंस होता है कि अगर किसी भी प्रोटीन का पीक अगर यहाँ कहीं पे आता है तो ये क्या बताता है, यहाँ पर अगर आएगा तो क्या बताता है, यहाँ पर अगर आता है तो क्या बताता है, यहाँ पर आता है तो क्या बताता है। और उन्होंने ऐसे ही इसको क्या किया था, एक्सेस मान करके जीरो से लेकर के +80 तक और जीरो से लेकर के -80 तक की इस तरीके से उन्होंने एंगल बनाए थे। सो रामाचंद्रन प्लॉट बेसिकली आपको यही बताता है कि किसी भी पेप्टाइड में जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसका रोटेशन कितना एंगल तक पॉसिबल है और क्यों वो पूरी तरीके से 180 एंगल पे मूव नहीं कर सकता है। ये चीज़ बताने के लिए उन्होंने क्या किया था, प्लॉट दिया था। सो वे टू विजुअलाइज एनर्जेटिकली अलाउड रीजन फॉर अ बैकबोन डाइहेड्रल एंगल थीटा एंड फाई एंड साई ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज इन अ प्रोटीन। उन्होंने बताने की कोशिश की कि किसी भी प्रोटीन में जो पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा आपके फाई और साई जो बॉन्ड हैं, उन बॉन्ड का एनर्जेटिकली मतलब कि जितना फेवर आपकी बॉडी कर सकती है, जिसमें कोई लॉस ना हो, कितना वो अलाउ है कि कोई भी प्रोटीन का जो डाईहाइड्रल आपका एंगल है, मतलब कि जो अमाइनो एसिड्स हैं वो कितना मूव कर सकते हैं, इसी चीज़ को दिखाने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए उन्होंने क्या किया था, ये प्लॉट दिया था। ये फाई और साई आपके क्या हैं, अभी जस्ट थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। एक पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा आपका ये जो, जैसे यहाँ पे ये जो कार्बन कार्बन के बीच में बन रहा है, इसको आप क्या बोलते हैं, साई बॉन्ड बोलते हैं। और ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो बोलता है उसको आप क्या बोलते हैं, फाई बॉन्ड बोलते हैं। तो फाई, साई एंड पेप्टाइड, ये तीन बॉन्ड आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इन दोनों बॉन्ड का भी कितना रोटेशन पॉसिबल हो पाएगा, ये भी चीज़ बताने की बात करता है, दैट इज द रामाचंद्रन प्लॉट। सो पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा ये कार्बन और कार्बन के बीच बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, साई बॉन्ड। नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, फाई बॉन्ड। इसी की ये बात ही आपको कर रहा है। सो यहाँ पर आप फिगर से देख सकते हैं और फिगर से आपको हेल्प मिलेगी समझने में। ये आपको दिखाया जा रहा है पेप्टाइड बॉन्ड का, इसके इधर का आपका जो होगा कार्बन होगा, तो ये कार्बन का कार्बोक्सिलिक का ऑक्सीजन एटम, ये नाइट्रोजन का अमाइन हाइड्रोजन एटम, इसके बाद का लगा हुआ है आपका ये कार्बन, अल्फा कार्बन इसको आप बोलते हैं। तो अल्फा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बनने वाले बॉन्ड को क्या दिया गया, दैट इज द फाई।
और यहाँ पे आपको जो कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसको आप क्या बोलेगा, दैट इज द साई। ये आपके क्या है, दो बॉन्ड है। बाकी आपको ये दिखाई जो दे रहा है वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर को दिखाने के लिए पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो आपका, ये आप इसको याद रखिएगा, अल्फा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द फाई बॉन्ड। अल्फा कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज द साई बॉन्ड। इसको याद रखिए कि ये कई बार आपसे एग्जाम में मैच कराने के लिए पूछता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अल्फा कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना उसको क्या बोला गया, फाई। और अल्फा कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड बना उसको क्या बोला गया, साई। इन्हीं दोनों के बॉन्ड के रोटेशंस को बताने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए रामाचंद्रन ने क्या किया था, प्लॉट दिया था। तो होपफुली कि अभी आपको ये फिगर समझ में आ रहा होगा कि ये किसकी बात कर रहा है। तीन बॉन्ड है यहाँ पे, पेप्टाइड बॉन्ड, फाई बॉन्ड एंड साई बॉन्ड, साई बॉन्ड एंड फाई बॉन्ड। तो यहाँ पर आप इसको देख पा रहे होंगे कि यहाँ कौन सा बॉन्ड किसके किसके बीच में है। नॉर्मली कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड, अल्फा कार्बन कार्बन के बीच में बनेगा तो साई बॉन्ड, और अल्फा कार्बन नाइट्रोजन के बीच बनेगा तो फाई बॉन्ड। ठीक है, फाई का सिंबल दिस वन, साई का सिंबल दिस वन। इसको आप लिखते हैं पी एस आई, इसको लिखते हैं पी एच आई। ठीक है, यहाँ पे आपको रामाचंद्रन प्लॉट का ये ग्राफ दिखाया जा रहा है और इस ग्राफ में आपके चार यहाँ पे बॉक्सेस हैं। राइट, यहाँ पे आपकी वैल्यू दी जा रही है इस ओरिजिन पॉइंट से -180 से लेकर के आपका 0 तक, ये आपका फाई रीजन है। यहाँ पे 0 से लेकर के +180 तक का फाई रीजन है। ऐसे ही -180 से लेकर के 0 तक का आपका ये साई एक्सिस है, और 0 से लेकर के 180 तक का ये साई एक्सिस है। तो उन्होंने रेंज किया जो एंगल के रोटेशंस को लेकर के, 0 से लेकर के -180 और 0 से लेकर के +180, ये एंगल पे इन्होंने क्या किया था, रोटेशंस बताने की कोशिश की, कितना एंगल के बीच में कोई भी पेप्टाइड का साई और फाई बॉन्ड क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। अगर किसी प्रोटीन का जो आपका बैंड है या किसी प्रोटीन का जो स्ट्रेच अगर यहाँ पर आता है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या बताता है, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स को बताता है। किसको, आप अभी पढ़ेंगे अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट्स आपके ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो आपने अभी जाना होगा या पढ़ा होगा आप लोगों ने अल्फा और बीटा प्लीटेड सीट्स के बारे में। सो अगर ये वाले एक्सिस पे अगर आता है, यहाँ पे ये वाले रीजन में अगर कोई प्रोटीन अगर आएगी, किसी प्रोटीन का बैंड आएगा, तो ये बताता है कि उस प्रोटीन का नेचर कैसा कैसा होगा, लेफ्ट हैंडेड और अल्फा हेलिक्स होगा। जबकि अगर यहाँ पर अगर आएगा, मीन्स ये वाले पे ऐसे डायगोनली देखेंगे, यहाँ पर अगर आएगा तो ये क्या है, है आपका राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है। तो जस्ट उल्टा है। जनरली अगर देखने को अगर आप मिलेगा तो ये आपका यहाँ पे क्या है, मतलब राइट हैंडेड यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि नीचे की तरफ है, और आपका लेफ्ट हैंड वाला क्या है, ऊपर की तरफ है। तो देखने में थोड़ा सा उल्टा लगता है। तो ये वाले कॉर्नर पे आने वाले जो प्रोटीन्स होगा वो बताता है कि वो प्रोटीन में मेजॉरिटी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, अल्फा हेलिक्स का है, और उसका रोटेशन कैसा है, लेफ्ट हैंडेड है। और अगर आपका यहाँ पर आता है तो वो बताता है कि उस प्रोटीन का मेजॉरिटी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अल्फा हेलिक्स तो है, लेकिन वो राइट हैंडेड है। इसके साथ साथ में ये जो टॉप बॉटम आपको दिखाई दे रहा है, मतलब लेफ्ट का आपका टॉप वाला पोर्शन, यहाँ पे अगर कोई प्रोटीन का अगर वो आएगा तो क्या होगा, बीटा प्लीटेड सीट्स होगा। सबसे बॉटम में राइट कॉर्नर पे जो सीट है वो क्या है, पूरी तरीके से ब्लैंक है। ये वाला एरिया आपका आता है नॉट अलाउड रीजन। क्या आता है, नॉट अलाउड रीजन, मतलब यहाँ पे किसी भी प्रोटीन का कोई भी रीजन अलाउड नहीं है। सो इम्पोर्टेंटली इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में सवाल में आपसे पूछा गया कि इन रामाचंद्रन प्लॉट विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स रिप्रेजेंट नॉट अलाउड रीजन, इनमें से कौन सा बॉक्स आपका नॉट अलाउड रीजन की कैटेगरी में आता है। रामाचंद्रन प्लॉट से जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे कैसे, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आपको रामाचंद्रन प्लॉट का ऐसे एक फिगर दिया जाएगा और आपको यहाँ पे ऐसे नंबरिंग की जाएगी कि यहाँ पे एक अल्फा एक डोमेन है, यहाँ पे कोई बी है, यहाँ पे कोई सी है। अब ए बी सी को दे करके नीचे आपको ऑप्शन देगा प्रोटीन के नेचर के बारे में, कि ए जो प्रोटीन है वो बताती है बीटा प्लीटेड सीट को, बी जो प्रोटीन है वो बताती है अल्फा हेलिक्स के लेफ्ट हैंडेड को, सी जो प्रोटीन है वो बताती है अल्फा हेलिक्स के राइट हैंडेड को। सो आपको बताना रहेगा कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर आपका यहाँ वाले पोर्शंस पे होगा तो वो आपको बताएगा लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स को, ये जो हो आपका बताएगा राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स को, ये आपको बताएगा बीटा प्लीटेड सीट्स को, और ये आपका क्रॉस लगा दीजिएगा नॉट अलाउड रीजन को बताता है। तो ध्यान दीजिए, और जब अब आपकी बात अगर होगी यहाँ पे
कि अगर कोई प्रोटीन अगर बीटा प्लेटेड शीट्स है तो उसका एंगल कितना होगा। यहाँ पे आप देखिए बीटा प्लेटेड शीट्स का जो एंगल है आपका प्लस साइन में है, 0 से लेकर के 180 साई एंगल होना चाहिए। तो अगर आपको अल्फा हेलिक्स के बारे में जानना है और बीटा प्लेट शीट के बारे में जानना है तो उसके लिए फाई और साई की वैल्यू क्या होगी इसको भी आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। तो अगर हम लोग साई की बात करें तो साई की जो वैल्यू होगी वो बेसिकली 0 से लेकर के प्लस 180 के अगर बीच में होगी तो वो क्या कहलाएगा, दैट इज़ द बीटा प्लेटेड सीट कहलाएगा। और अगर आपका यहाँ पे फाई की बात करें हम लोग पी एच आई की बात, तो फाई की वैल्यू के लिए अगर इसकी वैल्यू 0 से लेकर के 180 होगा तो इसका मतलब होगा यहाँ पे कि ये वाला रीजन में अलाउड नहीं है कोई भी एरिया। माइनस से 180 से लेकर के अगर 0 के बीच में होगा तो वो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की कैटेगरी में आएगा। तो कभी कभी आपको ऐसे फाई और साई की वैल्यू दे करके पूछेगा कि उनका नेचर क्या होगा, कभी कभी आपको ऐसे ग्राफ दे करके पूछेगा कि इनका नेचर क्या होगा, या ऐसे ए बी सी करके देखेगा और पूछेगा कि हाँ ए बी सी कौन से टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस को प्रोटीन का रिप्रेजेंट करता है, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड, लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड। ओके। सो हाँ हाँ। वेरी गुड। ये जो एंगल है आपका फाइव वाला मीन्स ये वाले बॉन्ड की बात कर रहा है, ये वाले बॉन्ड का रोटेशन 180 एंगल पे पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई भी प्रोटीन ऐसा नहीं है जिसमें फाइव वाला जो बॉन्ड है वो फाइव वाला बॉन्ड उतना एंगल पे रोटेट कर पाए जो कि जिसकी वैल्यू 0 से लेकर के 180 के बीच में हो। दैट इज़ वाई ये रिपोर्ट किया गया सिर्फ एक अमाइनो एसिड है जिसके पास कोई आर ग्रुप नहीं होता है। वो आर ग्रुप वाला न वाला अमाइनो एसिड क्या है, दैट इज द ग्लाइसिन। क्या है, ग्लाइसिन। कभी कभी एक्सेप्शंस के रूप में ग्लाइसिन प्रोटीन का यहाँ पे रीजन आपको आएगा, बिकॉज ग्लाइसिन के पास जो आपका आर ग्रुप है वो सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन है, सबसे लाइटर आपका साइड ग्रुप माना जाता है। ये वाला जो एंगल होता है वो साइड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। चूंकि all amino acids contain bulkier side group, that is why it is not possible to rotate in 0 to 180 प्लस साइन में, 0 से लेकर के 180 के प्लस साइन में किसी भी हैवी बल्कि ग्रुप वाले एटम्स का रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। दैट इज़ वाई आप इसको बोलते हैं नॉट अलाउड रीजन। इसमें सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पर आता है, दैट इज़ द ग्लाइसिन, जिसके पास हाइड्रोजन उसका क्या होता है, साइड चेन होता है, मीन्स बल्कि ग्रुप के रूप में जाना जाता है। तो जब कभी भी अगर आपको दिया भी रहेगा तो सिर्फ यहाँ पे ग्लाइसिन का नाम आएगा, बाकी और कोई अमाइनो एसिड यहाँ पे या कोई भी प्रोटीन आपका यहाँ पे इस रीजन में नहीं आएगा। जो रीजन है वो सिर्फ आपके ये वाले हैं, ये राइट हैंडेड, ये लेफ्ट हैंडेड, ये बीटा प्लीटेड और ये दोनों आपके अल्फा हेलिक्स। यहाँ पे मैंने आपको बॉक्स बना करके समझा दिया कि किस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, एंगल को भी बता दिया कि एंगल से किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ओके। सो अगर कंक्लूड करें रामाचंद्रन प्लॉट को तो क्या है, रामाचंद्रन प्लॉट बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड में जो भी आपके फाई एंड साई बॉन्ड होते हैं उनका कितने एंगल तक रोटेशन पॉसिबल है ये बताने की कोशिश करता है। साथ साथ आपको ये भी इन्फॉर्मेशन देता है कि आप रामाचंद्रन प्लॉट की हेल्प से ये बता सकते हैं कि उस प्रोटीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सा है, मतलब बीटा प्लेटेड शीट्स है या अल्फा हेलिक्स है या आपका राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आप रिवील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट। ठीक है जी। हम्म। ये तो जो आपको बना के दिया गया है ये तो सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन है। ठीक है। बनाते कहाँ हैं एक्चुअली, जो लोग जिनकी लेबोरेटरी प्रोटीन पे काम करती है, जैसे सपोज कि कुछ टाइम पहले भी हम लोगों ने काम किया था। सो प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे जो लोग काम करते हैं, अगर आपने ड्रग डिजाइनिंग का कोर्स किया है आपने कभी, या कभी ऐसा सुना है ड्रग डिजाइनिंग को लेकर के? अच्छा, तो कोई बात नहीं, उसके लिए ना जैसे कंप्यूटर बेस्ड कोर्स होता है, CDAC के नाम से जाना जाता है, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइनिंग के नाम से आता है। तो ड्रग डिजाइनिंग वाला जो कोर्स होता है ना, वहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर कोर्स पर्टिकुलर ड्रग को लेकर, मतलब डिजीज को लेकर के ड्रग डिजाइन करते हैं। तो जितना भी आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले जो स्टूडेंट होते हैं और जिनको कि पूरा का पूरा मेडिसिन, मॉलिकुलर मेडिसिन पे जो लोग काम करते हैं,
मतलब जिनका पूरा ड्रग डिज़ाइनिंग का काम होता है, वो लोग ये सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं क्योंकि इससे उनको पता चलता है किसी भी ड्रग के मॉलिक्यूल्स का किसी भी लिगेंड से मतलब जो टारगेट साइट है, उससे बाइंड करने की एफिनिटी जो होती है वो पता करते हैं लोग। ये रामाचंद्रन के प्लॉट के हेल्प से उस प्रोटीन का जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसके बारे में आइडिया लग पाता है कि हाँ, एक्चुअली में ये अल्फ़ा हेलिक्स है, बीटा प्लेटेड शीट है या क्या है। और इनके बेसिस पे आप ये भी बता पाते हैं कि कौन-सा प्रोटीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, कौन से प्रोटीन की सॉल्बिलिटी ज़्यादा होगी। तो जब भी कोई एक ड्रग मॉलिक्यूल डिज़ाइन किया जाता है, तो इन सारे फैक्टर्स को क्या कहते हैं मेज़रमेंट किया जाता है कि किसका इस टारगेट साइट से मान लीजिए एक डिजीज़ है, सपोज़ कि कॉलरा है, राइट? कॉलरा को कॉज़ करने वाला ये क्या है मान लीजिए आपका डिजीज़ है, मतलब कि ये बीमारी कॉज़ करने वाला एंटीजन मॉलिक्यूल है। तो आप जो मेडिसिन कॉलरा के लिए खाते हैं वो क्या करता है? वो आकर के बेसिकली इस मेडिसिन के मॉलिक्यूल से क्या करता है बाइंड कर जाता है, लाइक दैट। बाइंड जब कर जाएगा तो इसके द्वारा होने वाला जो भी हार्मफुल एक्टिविटी होगी आपकी बॉडी में, वो सब का सब क्या करता है ये ट्रैप कर लेता है। मतलब ये पूरा का पूरा इनहिबिट कर देता है, राइट? तो किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट में जब मेडिसिन बनाई जाती है सबसे पहले उस मेडिसिन का जो एंटीजन मॉलिक्यूल होता है ना उसको उसकी स्टडी की जाती है कि भैया ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस टाइप का ये दिखता है, कैसे ये हमारे सेल को नुकसान पहुंचाता है। उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर क्या की जाती है, ड्रग की डिज़ाइनिंग की जाती है। तो उस टाइम पे भी ये रामचंद्र प्लॉट का बड़ा सिग्निफिकेंस होता है, वहाँ पे इसको क्या करते हैं यूज़ करते हैं। प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री पे या प्रोटीन स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी इसको आप बोलते हैं, जो लोग काम करते हैं उनका काम बेसिकली रामाचंद्रन प्लॉट पे होता है और ये आपको हेल्प कराता है ये बताने में कि प्रोटीन का एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, अल्फ़ा हेलिक्स है, बीटा प्लीटेड है, लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है। आपके एग्ज़ाम में अभी आपको फ़िलहाल उतना उस लेवल पे नहीं जाना, आपको ये जानना है कि रामाचंद्रन प्लॉट क्या कहता है और इससे किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और आप उनको देख करके कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशंस बता सकते हैं किसी भी प्रोटीन्स के बारे में। जैसे सपोज़ कि अगर आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दे दिया जाए और ये लिखा नहीं होता, मान लीजिए कि आपको ये स्ट्रक्चर दिया जाता है ऐसे बना करके और आपसे पूछा जाता है कि हाँ, इस प्रोटीन का मेजॉरिटी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो वो क्या है? मान लीजिए आपको मैं ग्राफ दूँ और उस ग्राफ के इस वाले रीजन को पूरा ऐसे पेंट कर दूँ और अगर मैं आपसे पूछूँ कि इस प्रोटीन का जो हेलिक्स है या मतलब जो प्रोटीन का जो कंटेंट है उनमें कौन-सा टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप क्या बताएँगे? वेरी गुड। तो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ रामाचंद्रन प्लॉट। बगैर आपने प्रोटीन के कंपोनेंट का जाने हुए ही ये तुरंत आपने बता दिया 1 मिनट के अंदर में कि सर ये वाली जो प्रोटीन आप यहाँ पे दिखा रहे हैं, इस प्रोटीन में मैक्सिमम चीज़ क्या है? लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है। सिमिलरली अगर मैं आपको यहाँ पे पूरा पेंट ऐसे कर देता तो आप बड़े आसानी से बता पाते कि सर इस प्रोटीन का मैक्सिमम जो आपका प्रोटीन का कंटेंट है वो कैसा है? दैट इज़ द बीटा प्लीटेड शीट के कॉन्फ़िगरेशन में पाया जाता है, राइट? चलिए, वेरी गुड। हाँ, तो बिल्कुल, देखिए होता क्या है कि रामाचंद्रन प्लॉट की डिस्कवरी आज से कई सालों पहले की गई और अभी नाउ-अ-डेज़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स में बहुत अच्छे-अच्छे टूल्स एंड टेक्निक्स आ चुके हैं, जो कि आपके टाइम को और आपके एफर्ट्स को बहुत कम करते हैं। तो जो काम रामाचंद्रन प्लॉट में बहुत सालों पहले हुआ था, उसी काम को अब ईज़ी वे में करने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर रन कराए जाते हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल इन्हीं को लेकर काम किया जाता है। अभी आप जिन कोड की बात कर रही हैं, वो कोड आपका बेसिक जो जो प्रिंसिपल काम करेगा, वो रामाचंद्रन का करेगा। ये बात अलग है कि रामाचंद्रन प्लॉट को बताने के लिए उन्होंने ईज़ी वे में सॉफ्टवेयर क्या किया, डेवलप कर दिया। हाँ, हाँ, बिल्कुल आप उसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में रामाचंद्रन प्लॉट ही पूछेगा, वो सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पूछेगा। वो सॉफ्टवेयर आपको काम करने के लिए है, आप उससे काम कर सकते हैं, लेकिन जो आइडिया है रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में, वो तो आपसे यही पूछेगा। हाँ, बिल्कुल, ऑब्वियसली और किस लिए किया जाएगा? जब नोन ही होगा हमको तो फिर क्यों करेंगे इस चीज़ का यूटिलाइज़ेशन? किसी भी टेक्निक का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी प्लॉट का, कोई भी चीज़ का आप यूज़ कब करते हैं? जब भी आपको किसी अननोन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी हो।
तो उनके लिए आपके जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं आप उनको यूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, राइट? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से आप क्या करते हैं? आपको नहीं पता होता है कि ये वाले सैंपल में कितना कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल है, और उसी कंसंट्रेशन को जानने के लिए क्या करते हैं, आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं। तो आप उसको यूज़ करके एक मैथमेटिकल फार्मूला लगाते हैं, उसमें इसकी ओडी की वैल्यू को पुट करते हैं और आप एस्टिमेट कर पाते हैं कि अच्छा भैया इस वाले सैंपल में इतना मॉलिक्यूल क्या है, ये प्रेजेंट है। तो डेफिनेटली जिस सैंपल को हमको एनालिसिस करना है वो तो अननोन ही रहेगा ना। तभी तो ये सारी टेक्निक्स का सिग्निफिकेंस है कि अननोन सैंपल के बारे में मॉडल को रन कराने के लिए भी जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यहीं से लेना पड़ेगा, इन्हीं के प्रिंसिपल पे मॉडल बनाया गया है ना। अच्छा, अभी मुझे ये बता दीजिए आप लोग कि ये रामाचंद्र प्लॉट को लेकर के अभी आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, और कुछ? हाँ जी सतीश। समझ आया कि नहीं? हाँ, एग्ज़ाम में आपसे रामाचंद्रन प्लॉट को दे करके पूछेगा कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, या एंगल की वैल्यू दे करके पूछेगा कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, जो कि दोनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और बाकी अगर थोड़ी आपको और अपनी नॉलेज इम्प्रूव करनी है तो आप रामाचंद्रन प्लॉट को आप लेनिंजर की बुक से भी पढ़ सकते हैं, व्हाइट एंड व्हाइट वाली बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ेंगे तो आपकी और थोड़ी कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगी। वैसे जितनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई है वही सारी चीज़ें आपको बुक में भी जानने को मिलेगा, बट आप बुक पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस ज़्यादा डेवलप होगा। ओके। हाँ, सिग्निफिकेंस है इनका, ये बताता है जैसे जो रेड वाली ज़ोन होती है वो बताती है हाई इंटेंसिटी, येलो वाली जो ज़ोन है वो बताती है लो इंटेंसिटी। मतलब ये हुआ कि जैसे जो रेड वाला ज़ोन है ये वाला बीटा प्लेट सीड्स का, कि मतलब ये वाला एरिया ऐसा है जहाँ पे बीटा प्लेट सीड्स की ही कॉन्फ़िगरेशन में प्रोटीन सारी पाई जा रही हैं। ये वाले एरिया में क्या है, लो इंटेंसिटी है, मतलब कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी इनकी कम है। ओके। सो अभी आप लोगों ने रामाचंद्र प्लॉट के बारे में देखा, अब हम लोग यहाँ पर आएँगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स पे और देखेंगे कि कौन-कौन से स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के लेवल होते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, ये 4 डिफरेंट काइंड्स के लेवल होते हैं आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स का लेकर के। समरी अगर यहाँ पे करें तो प्राइमरी का मतलब होता है जस्ट लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड को आप बोलते हैं प्राइमरी। अगर उनमें क्या हो, थोड़ी सी फोल्डिंग हो जाए, लाइक इस तरीके से आपका अल्फा हेलिक्स बन जाए, ऐसे इस तरीके से, तो उसको आप क्या बोलते हैं सेकेंडरी। और ज़्यादा फोल्डिंग हो जाए, सुपर कॉइलिंग फॉर्म में आ जाए तो आप क्या बोलते हैं टर्सरी। और ऐसे ही स्ट्रक्चर आपके दो अगर मिल जाएँ तो उनको आप क्या बोलते हैं, दैट इज़ द क्वाटरनरी, राइट? तो ये आपका इनका लेवल है। लीनियर होगा, थोड़ा सा कॉयल होगा, सुपर कॉइलिंग वाले दो स्ट्रक्चर होंगे। सो दिस वन इज नोन एज द प्राइमरी, दिस वन इज नोन एज द सेकेंडरी, दिस वन नोन एज द टर्सरी एंड दिस वन इज नोन एज द quaternary. So there are basically four level of a structure of a protein named as primary, secondary, tertiary, and quaternary. So in each level there are different kinds of chemical bonds involved and develop a special kind of a configuration. लीनियर अरेंजमेंट में मीन्स प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में सिर्फ और सिर्फ आपका पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे वन बाय वन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स मीन्स व्हाट, दैट इज द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। कई सारे अमाइनो एसिड्स का सिर्फ ऐसे अरेंजमेंट हो, वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन ना हो, कोई फोल्डिंग ना हो, तो उसको आप प्राइमरी स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। ओनली पेप्टाइड बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व, सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपके अमाइनो एसिड्स का लीनियर अरेंजमेंट है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोफोबिक बॉन्ड ये सब तरीके से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को आप प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, मोर कॉइल्ड फॉर्म ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इनमें एक बॉन्ड और आपका ऐड हो जाए, ऐसे साइड साइड में क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए और इसको ज़्यादा और कॉइल्ड फॉर्म में आ जाए, तो उसको आप क्या बोलेंगे, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। एडिशनल एच बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व, मीन्स हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। अल्फा एंड बीटा हेलिक्स आर द कॉमन फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। ये दो आपके फॉर्म्स हैं, अल्फा और बीटा, जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं।
अल्फा हेलिक्स क्या होता है इसको देख लेते हैं यहाँ पे। अल्फा हेलिक्स बेसिकली एक ऐसा फॉर्म है पेप्टाइड चेन का जो कि ट्विस्टेड होता है हेलिकल फॉर्म में, और एक रेगुलर मैनर में क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स वहाँ पे अरेंज होते हैं। कुछ फिक्स सर्टेन वैल्यूज़ होती हैं जिसके गैप पर क्या होते हैं, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। उन गैप की वैल्यू को हमको जानना होता है, यहाँ से मैथमेटिकल सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अल्फा हेलिक्स आपका एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि रिजिड होता है, सॉलिड टाइप का होता है। और अल्फा हेलिक्स कैन बी राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड, दोनों तरीके का रोटेशन इनका हो सकता है। हाउ एवर राइट हैंडेड हेलिक्स आर एनर्जेटिकली फेवरेबल, दोनों तरीके से पाए जाते हैं, लेकिन राइट हैंडेड जो अल्फा हेलिक्स होती है वो ज़्यादा फेवर की जाती है, ज़्यादा स्टेबल होती है हमारी बॉडी में। देयर आर 3.6 अमाइनो एसिड्स रेसिड्यूज पर हेलिक्स टर्न, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से न्यूमेरिकल आपका बनता है। एक हेलिक्स टर्न में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड जो पाए जाएंगे वो 3.6 अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं। दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है पिच, मीन्स आपका एक अमाइनो एसिड से दूसरे अमाइनो एसिड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 0.45 नैनोमीटर या 5.4 एंगस्ट्रॉम क्या है वो पाया जाता है। ओके, अभी इसके बारे में देखेंगे हम लोग यहाँ पे। डिस्टेंस बिटवीन द टू रेसिड्यूज, मतलब एक अमाइनो एसिड से दूसरे अमाइनो एसिड के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, 1.5 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब हुआ कि जो आपका एक अल्फा हेलिक्स होगी, उस अल्फा हेलिक्स का यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी है, दैट इज द 5.4 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे पाए जाने वाले नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने, 3.6 अमाइनो एसिड्स। और दो अमाइनो एसिड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना, दैट इज द 1.5 एंगस्ट्रॉम। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसके की बेसिस पे आपका सवाल यहाँ पे बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका पूरा हेलिक्स टर्न है, मतलब कि एक्सिस बनाई गई है, यहाँ से लेकर के पूरा एक टर्न कंप्लीट करने को बोलते हैं हेलिक्स टर्न। इस पूरे डिस्टेंस को बोलते हैं पर हेलिक्स, क्या बोलते हैं, हेलिक्स। यहाँ से यहाँ तक के बीच में 3.6 नंबर ऑफ क्या है, अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। और इनके पिच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, दैट इज द 5.4 एंगस्ट्रॉम। दो अमाइनो एसिड के बीच का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, 0.15 नैनोमीटर, राइट, या इसको आप बोल सकते हैं 1.5 एंगस्ट्रॉम, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि एक जो पिच होगी अल्फा हेलिक्स की, उस पूरे हेलिक्स में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने आएंगे, 3.6। सो 3.6 अमाइनो एसिड के डिस्टेंस वाले, मतलब नंबर वाले हेलिक्स को आप क्या बोलते हैं, टर्न बोलते हैं। और 3.6 अमाइनो एसिड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 5.4। तो इस हिसाब से एक अमाइनो एसिड के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज द 1.5 एंगस्ट्रॉम। सो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा, इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाएंगे और किस तरीके का, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी बाद में। और अगला है यहाँ पे, दैट इज़ द, जैसे सपोज अभी बीटा पीटर थ्री पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे बोला गया कि कोई एक पेप्टाइड है, कोई एक प्रोटीन है, मान लीजिए कि टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ जो अमाइनो एसिड्स हैं वो कितने हैं, दैट इज द 60 हैं। कितने हैं, 60 हैं। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि इस 60 अमाइनो एसिड के कंटेन करने वाले अल्फा हेलिक्स का लेंथ कितना होगा और नंबर ऑफ अमाइनो एसिड कितने होंगे, क्या हो गया, नेटवर्क का इशू है बहुत ज़्यादा। एक काम करते हैं ये न्यूमेरिकल वाला सेक्शन है, इसके लिए थोड़ा सा अच्छा नेटवर्क करना ज़रूरी है। सो बेटर होगा कि इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे बार बार नेटवर्क डिस्टर्ब करता रहेगा और मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बाद में पता चलेगा कि मेरी वॉइस ही गई नहीं वहाँ पे।